हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे JKSSB जेई 2015 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को, और हम उसमें से डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स वाली सेक्शन को। सॉइल मैकेनिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और आप हमें वीडियो के एंड पे ये बताएंगे कि आपको इन क्वेश्चंस में से पहले से ही कितने क्वेश्चंस आते थे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, कंसोलिडेशन इन सॉइल्स, option A is a function of strain, option B is does not depend on the present stress, option C is a function of pore water pressure, and the option D is a function of total stress। अब हमें पता है कि जो कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वाइड्स। जो हम कंपैक्शन की बात करेंगे तो उसमें एयर की रिमूवल भी आ जाएगी। तो कंसोलिडेशन में सिर्फ और सिर्फ वाटर रिमूवल होता है फ्रॉम द पोर्स। देयरफॉर ऑप्शन सी इज correct because consolidation in soil is a function of pore water pressure। And the next question is, a soil is said to be active clay if the activity value is, option A is greater than 1.525, option B is 0.7 से लेके 0.75 से लेके 1.2, option C is less than 0.75 एंड द ऑप्शन डी इज 0। अब हमें याद कर लेना है कि जब भी कभी एक्टिविटी नंबर ग्रेटर देन 1.25 होगा तो उस सॉइल को हम बोलेंगे एक्टिव सॉइल, ठीक है। और जब भी कभी जो एक्टिविटी नंबर होगा वो 0.75 से लेके 1.25 के बीच बीच में होगा तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल सॉइल, या फिर नॉर्मल क्ले बोल रहे हैं आप उसको। और जब भी कभी एक्टिविटी नंबर लेस देन 0.25 होगा तो हम उसको बोलेंगे इनएक्टिव सॉइल। या प्लीज नोट कर लीजिए, व्हेन एक्टिविटी नंबर इज ग्रेटर देन 1.25 सॉइल इज एक्टिव, व्हेन एक्टिविटी नंबर इज बिटवीन 0.75 एंड 1.25 द सॉइल इज नॉर्मल, एंड व्हेन द एक्टिविटी नंबर इज लेस देन 0.75 द सॉइल इज इनएक्टिव। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक्टिव के लिए, तो एक्टिव के लिए जो एक्टिविटी नंबर होना चाहिए या फिर जो एक्टिविटी वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1.25 होनी चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। And the next question is, when test is normally used for determination of in situ shear strength of, option A is soft clays, option B is sand, option C is stiff clays, and the option D is loamy soil। अब हमें याद कर लेना है कि जो वेन shear टेस्ट होता है वो एक अनड्रेन टेस्ट है, वो एक अनड्रेन टेस्ट है, और वो सूटेबल किसके लिए है? फॉर लूज सैचुरेटेड क्ले, फॉर लूज सैचुरेटेड क्ले। तो जो लूज सैचुरेटेड क्ले है हम उसे सॉफ्ट क्ले भी बोल सकते हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल? ऑप्शन ए इज chemical decomposition, option B is hydration, option C is physical disintegration, and the option D is oxidation। तो हमें याद कर लेना है कि जब भी कभी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होगी तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में हमेशा ही कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बनेगी। जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगी वही कोहेजनलेस सॉइल भी होती है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि जब भी कभी केमिकल डिसइंटीग्रेशन होगी या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन होगी तो हमेशा ही क्लेई सॉइल बनेगी। जब कभी क्ले सॉइल बनेगी तो एक कोहेसिव सॉइल होती है। तो हमारा ऑप्शन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ही था। अब जो केमिकल डिकम्पोजिशन है, केमिकल डिकम्पोजिशन के केस में क्लेई सॉइल बनेगी जो कोहेजनलेस है, और हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन केमिकल डिकम्पोजिशन के ही टाइप्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए सी था वो बिल्कुल करेक्ट था। And the next question is, the softening of soil due to liberation of water during thawing is known as, option A is bulking of sand, option B is slanking of clay, option C is soil suction, and the option D is frost boil। अब जब भी कभी टेम्परेचर राइज करेगा और उसके बाद जो लिबरेशन ऑफ वाटर होगा पोर्स में से, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बॉयल। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। And the next question is, the maximum angle of inclination at which a body at rest just begins to slide down
द प्लेन इज कॉल्ड, तो उस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राईएक्सियल shear test the stress is uniformly distributed on the, जब भी कभी हम ट्राईएक्सियल शेयर टेस्ट करते हैं, समझ लीजिए कि हमने नंबर ऑफ सैंपल्स पर ट्राईएक्सियल शेयर टेस्ट किया, तो उसके बाद हम मोर सर्कल ड्रा करेंगे। मोर सर्कल हम कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे। जब हम मोर सर्कल ड्रा करेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स पे, तो जो एक लाइन जो इनको ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं हम फेलियर प्लेन। तो इस फेलियर प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल हार्ड स्टेट ऑफ द क्ले इज रीगेन्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम दैट was softened by remolding is termed as। अब हमें ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें जो क्ले होगी वो अपनी जो हार्ड स्टेट होगी उसको रीगेन करेगी। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। थिक्सो का मीनिंग होता है टू चेंज। अब थिक्सोट्रॉपी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल जो होती है वो अपनी जो कुछ जो पार्ट है उसकी लास्ट स्ट्रेंथ का वो उसको रीगेन करेगी। तो जो लास्ट स्ट्रेंथ हुई है किसकी वजह से? रीमोल्डिंग की वजह से। जब भी कभी सॉइल सैंपल रीमोल्ड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, और वक्त के साथ साथ अगर सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर लेती है उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट is generally applicable to saturated clays for which the apparent angle of shearing resistance is। अब क्लेज की बात कर रहे हैं और उसके बाद एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस जो फाई है। अब क्ले के केस में जो फाई होगा वो हमेशा ही 0 डिग्री होगा, तो क्योंकि क्ले के केस में तो फ्रिक्शन होगी नहीं। देयरफॉर ऑप्शन सी 0 डिग्री इज करेक्ट। And the next question is intergranular pressure can also be called as, option A is neutral pressure, option B is effective pressure, option C is pore pressure and the option D is passive pressure। तो जो intergranular pressure होता है वो हमेशा ही इफेक्टिव प्रेशर होता है। अब जो न्यूट्रल प्रेशर और पोर प्रेशर दोनों ही सेम होते हैं जो कि वाटर की वजह से होते हैं, और जो साइल के पार्टिकल टू पार्टिकल कंटैक्ट की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम इंटरग्रेनुलर बोलते हैं, या फिर उसको हम इफेक्टिव प्रेशर भी बोलेंगे। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड साइल। अब हमें बताना है कि वाटर ट्रांसपोर्टेड साइल कौन सी होती है, तो वो हमें पहले से ही याद है, वो होती है एलुवियल सॉइल। और जब भी कभी विंड ट्रांसपोर्टेड बोला जाए या फिर एयर ट्रांसपोर्टेड बोला जाए वो होगा एलुवियल सॉइल। तो इस ऑप्शन में हमें ऑप्शन ए ही करेक्ट था, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज। तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है पोरोसिटी के बराबर, पोरोसिटी। और जब कभी में पूछा गया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वो हमेशा होगा वाइड रेशियो के बराबर। ये थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वो आता है पोरोसिटी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए इज थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी इज थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी इज एम्पेरिकल रूल्स ऑफ सॉइल एंड द ऑप्शन डी इज वेज थ्योरी। अब जो कूलम की थ्योरी थी अर्थ प्रेशर की वो प्योरली बेस्ड थी ऑन वेज थ्योरी, देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर इज। अब हमें पता है कि जब भी कभी हम वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन करते थे हमारे पास एक मेथड था कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कौन सा मेथड था? कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसको सबसे क्विकेस्ट मेथड भी कहा जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ
वाटर कंटेंट, क्योंकि इसमें हमें 5 से 7 मिनट्स के अंदर अंदर किसी भी सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट मिल जाता है। तो उसमें जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती हैं वो कौन सी होती हैं, CaC2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। प्लस जब हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होगी उसके बाद एक गैस बनेगी C2H2 जो कि इवॉल्व हो जाएगी, प्लस CaOH ट्वाइस। तो हमें मतलब था C2H2 से, तो C2H2 क्या होती है, इसे बोलते हैं एसिटाइलिन गैस, एसिटाइलिन गैस। Therefore option B is correct. And the next question is, for a spherical particle of diameter D, the specific surface, अब जो स्पेसिफिक सरफेस होती है फॉर ए स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ डायमीटर D, वो होती है S इज इक्वल टू D/6। हमें याद रख लेना है कि जो किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस होगी वो दी जाएगी S इज इक्वल टू D/6। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि 2015 के पेपर में पूछे गए थे सॉइल मैकेनिक्स की सेक्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नए नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इस क्वेश्चंस में से आंसर्स पहले से ही पता थे तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही जानते थे। और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।